हाय, वेलकम बैक एवरीवन। ये है एपी टीचिंग क्लासेस और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरा 1 मंथ का रिवीजन कोर्स, जिसमें हम कंप्लीटली इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होंगे और उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ साथ में आपके जो क्वेश्चन को डील करने की पावर है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग के जो हमारा टॉपिक है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट 15 डेज का ये कोर्स रहेगा। उसके बाद से हम क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग वाला हमारा टॉपिक रहता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हम उसी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मनोविज्ञान के इतिहास से। तो इसमें इम्पोर्टेंट जितनी भी बातें हैं उनका रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है ना, तो मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं मन का विज्ञान, जिसे हम कहते हैं मन का विज्ञान, यहाँ पर जो मनोविज्ञान से समझ में आपको अर्थ आता है तो वो मन का विज्ञान होता है। लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में हम इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में यानी कि जो आंग्ल भाषा का इसका मीनिंग है इंग्लिश में वो है साइकोलॉजी। और साइकी का अर्थ होता है यहाँ पर आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको अपोजिट देखने को मिलता है कि हिंदी में मन का हम इसको विज्ञान कह रहे हैं और इंग्लिश में हम इसको क्या क्या कह रहे हैं, आत्मा का विज्ञान कह रहे हैं, है ना। तो क्या ये मन की स्टडी है या फिर आत्मा की स्टडी है, तो ये कंफ्यूजन जो है आपका कंप्लीटली जो है सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जैसे साइकोलॉजी जो है अपने आप में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। दर्शन शास्त्र यानी कि जिसे हम कह रहे हैं फिलॉसफी। फिलोसफी पहले जो पुराने विचारक रहे हैं, जैसे अरस्तु रहे हैं, प्लेटो रहे हैं, तो उन्होंने मस्तिष्क में क्या क्या विचार आते हैं, आत्मा किस प्रकार से काम करती है, वो कैसी होती है, उसे किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, मन को कैसे पढ़ा जा सकता है, ये सब मतलब उस टाइम पर रिसर्च के विषय थे। तो एक मतलब रिसर्च का विषय एक अलग ही सब्जेक्ट ये इस रूप में विकसित हुआ कि भाई मन को, अगर किसी के मन को पढ़ना है तो हम किसी व्यक्ति को समझना है तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस रूप में मन की स्टडी जो है विकसित हो गई, जिसे हम मन का विज्ञान कह रहे हैं, मनोविज्ञान कह रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कह रहे हैं। तो साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है आंग्ल भाषा में, साइकी का अर्थ हम समझते हैं किससे, आत्मा से, है ना। और लॉजी का अर्थ समझते हैं हम अध्ययन से। तो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, इस शुरुआत में जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का अध्ययन का नाम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये नाम जो है आगे जाकर बदलता चला गया। अब आगे समझेंगे कैसे। अगर हम समझे कि जो मनोविज्ञान है उनके जनक कौन माने जाते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र के जनक भी अरस्तु ही माने जाते हैं और दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में चूंकि मनोविज्ञान विकसित हुआ है तो इसके जनक भी जो है अरस्तु को ही माना जाता है। जहां बात आती है मनोविज्ञान शब्द की, कि शब्द जो है मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था या फिर किसने दिया था, तो ये दिया था रूडोल्फ गोल-कोए ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी इन्होंने 1590 में लिखी थी और उसी में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए जो है वैल्यूएबल है। और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो अभी तक आ चुकी है, जो आपको जो है रिवीजन कर लेना है, एक बार देख लेना है। क्योंकि प्रेजेंट में हम साइकोलॉजी को यानी कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नहीं कहते हैं, हम उसको व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ व्यवहारवादियों की ही डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि वाटसन एक व्यवहारवादी है, तो इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, दूसरे व्यवहारवादी है वुडवर्थ, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है ना, एक नजर सब पे मारेंगे, आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान कैसा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है
कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। और ठीक यहाँ पर स्किनर जो भी एक जो है व्यवहारवादी है, उनके शब्दों में भी जो है मनोविज्ञान कैसा है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने समझ ली है, अभी तक आई हुई है, तो रिवीजन आपका हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बिंदु जहां से आपके क्वेश्चन मतलब जो आपका कंफ्यूजन रहता है कुछ वर्ड को लेकर, है ना, बाल विकास को लेकर, या फिर सर्वप्रथम कैसे इसकी स्टडी स्टार्ट हुई है और ये क्या है। देखिए मनोविज्ञान तो हम समझ चुके हैं, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान में जब हम बालक की स्टडी करते हैं तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में, एक पार्ट के रूप में हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान को। और बाल मनोविज्ञान में हम स्टडी करते हैं किससे लेकर जो बच्चे गर्भावस्था, यानी कि जो बच्चे का गर्भावस्था पीरियड रहता है, प्रेगनेंसी में पीरियड रहता है, वहां से लेकर और किशोर अवस्था तक का हम इसमें स्टडी करते हैं। तो बाल विकास का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था जोहान आमोस कॉमेनियस ने। और बाल विकास का सर्वप्रथम जो स्टडी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी वो की गई थी जॉन लॉक के द्वारा। बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो शुरू किया गया था वो किया गया था पेस्टालोजी के द्वारा। इन्होंने एक बुक लिखी थी बेबी बायोग्राफी, है ना, इसमें इन्होंने जो है अपना वैज्ञानिक अध्ययन इसका स्टार्ट किया था, किसका, बाल विकास का। मनोविज्ञान के जनक के बारे में हम जो है जान ही चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु हम जो है यहाँ पर रिवीजन के तौर पर कवर करते चलेंगे। चलिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है किसको? विलियम जेम्स को, है ना, किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। और जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम वुंड को। अगर यहाँ पर प्रयोगात्मक आपसे पूछ लिया जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तब आप कहोगे विलियम वुंड को। ठीक है ना, इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी आपसे पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड लिन थॉर्नडाइक। और इस तरीके से आपने समझा है कि कैसे कैसे जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र के बाद हम देखेंगे दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति होती है मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान से उत्पत्ति होती है शिक्षा मनोविज्ञान की, और शिक्षा मनोविज्ञान से उत्पत्ति होती है बाल मनोविज्ञान की। और वर्तमान में हम जो पढ़ते हैं इसे बाल विकास के रूप में पढ़ते हैं, जिसे आप कह रहे हैं CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। तो आप कंप्लीट मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाल विकास को पढ़ रहे हैं, जो इसकी लास्ट ब्रांच है, लास्ट इसका स्टॉपेज है। या फिर कहेंगे कि इससे पहले इसमें इतनी सारी शाखाएं विकसित हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो हम इसको एक पार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक, बहुत ही शॉर्ट पार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, आप पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में पढ़ क्या रहे हैं? बाल विकास पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इस बाल विकास को आपको समझना है। इससे पहले हम समझेंगे कि जो मनोविज्ञान रहा है, मनोविज्ञान को कब कब कौन सी सदी में कौन सा नाम दिया गया, और क्यों अब प्रेजेंट में हम इसको व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, शताब्दियों के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मनोविज्ञान को ये समझा गया कि हम किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसकी आत्मा को पढ़ना चाहिए। और ये किसका मानना था? ये मानना था जैसे पुराने दार्शनिक रहे हैं, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, इन्होंने ये कहा कि अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है तो हमें किसी भी व्यक्ति की आत्मा कैसी है, कैसा आत्मा डिसीजन लेती है, कैसा फील करती है ना, तो उस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को समझ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका ऑब्जेक्शन हुआ, इसकी आलोचना हुई कि भाई हम आत्मा दिखती तो है नहीं, वो दिखाई देती नहीं है, तो हम उसको समझेंगे कैसे, स्टडी कैसे करेंगे? कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर हम ये कहे कि भाई तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति को मारना है तो तुम्हारी आत्मा क्या उसके लिए तैयार है ना। तो अगर वो तुम्हें मतलब तुम्हें पैसे की जरूरत है और वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या तुम्हारी आत्मा इस चीज के लिए तैयार है कि तुम उसका मर्डर दे दो, मर्डर कर दो और उससे जो है पैसे छीन लो या फिर ले लो किसी भी तरीके से? तो व्यक्ति बिल्कुल साफ मना करेगा कि नहीं, मर्डर क्यों करना है, मुझे पैसा चाहिए नहीं। तो लेकिन ये आत्मा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, ये किसी भी तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है। क्या पता उसकी आत्मा अंदर से ही बोल रही हो कि हाँ बिल्कुल, फिर तो मर्डर ही कर देना चाहिए,
क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, है ना। तो इसका ऑब्जेक्शन हुआ, इसकी आलोचना ही हुई कि हम आत्मा को देख नहीं सकते, तो कैसे कह सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति वैसा ही है जैसा बोल रहा है। फिर कुछ शताब्दी बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद 17वीं शताब्दी में ये डिसाइड किया गया कि व्यक्ति की आत्मा को नहीं, मन को पढ़कर हम जो है उसकी जो मन की संरचना है, जैसे जैसे मतलब उसका डिजाइन हुआ है, उनकी स्टडी करके हम जान सकते हैं कि किस तरह की, अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना ऐसी होगी तो व्यक्ति ऐसा होगा। यानी कि जैसे होता है ना कि किसी भी चीज की संरचना को आप देख के बता दो कि ये व्यक्ति जो है ऐसे स्वभाव का होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मस्तिष्क को पढ़ने की, जो मस्तिष्क की संरचना, मानव के मस्तिष्क की संरचना को पढ़ा जाने लगा कि भाई इससे हम एक आइडिया, अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क की संरचना अगर ऐसी है तो उसका स्वभाव ऐसा होगा। तो वो भी फेल हो गया, क्योंकि क्योंकि इस वजह से कि मस्तिष्क की संरचना क्या है उसको भी देखा नहीं जा सकता, उसके संरचना से सटीक अनुमान हम नहीं लगा सकते, और इस बेस पर इसकी जो है आलोचनाएं होने लगी। फिर जो है चेतना के अध्ययन के रूप में इसका विकास हुआ, और चेतना के विज्ञान के रूप में इसकी स्टडी होनी शुरू हो गई। तो चेतना के विज्ञान के रूप में जब इसकी स्टडी हुई तो व्यक्ति से सेम इसी तरह के क्वेश्चन जिन पे प्रयोग किए जा रहे थे, क्योंकि विलियम जेम्स ने पहली बार ये इसको मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया है, विलियम वुंट ने, है ना। और ये बिल्कुल जो है दर्शन शास्त्र से इस समय में 18वीं शताब्दी में जो है अलग हो गया था विलियम जेम्स के द्वारा। इस वजह से विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जब लाइब्रेरी में या फिर जो है उसमें मतलब प्रयोगशाला में इसको टेस्ट करना, व्यक्तियों के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दिया गया विलियम वुंट के द्वारा, तो इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी नाम दिया गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसी वजह से विलियम वुंट को माना जाता है। तो इन्होंने स्टडी व्यक्तियों पर करना शुरू कर दिया, और जब स्टडी करना शुरू किया तो उसमें व्यक्ति को मतलब बिल्कुल शांत अंधेरे कमरे में बैठाकर उसको गुस्सा दिलाया जाता था, या फिर उसको किसी ऐसी सिचुएशन में डाला जाता था, तो उससे फिर सवाल पूछे जाते थे कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है ना। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन यहाँ पर जो है उठाए गए कि भले ही व्यक्ति को क्या पता इस स्थिति में, सिचुएशन में गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या पता गलत आंसर दे रहा है ना। कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपको जो है चोरी करना पसंद है या फिर झूठ बोलना पसंद है, तो डेफिनेटली आप मना ही करोगे कि नहीं ये तो गलत बात है, मैं नहीं, कभी कभी करता हूँ, कभी नहीं बोलूंगा, है ना। और किसी भी सिचुएशन में आपको डालकर आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो वहां पर भी क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो ना, तो वहां पर भी जो है थोड़ा डाउट यहाँ पर क्रिएट किया गया कि ये व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो अपने उत्तर बदल सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी इसको भी जो है नकार दिया गया, और फिर लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि हम मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, चेतना के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नहीं समझ सकते हैं तो केवल और केवल उसके व्यवहार के आधार पर। जिस तरह का बिहेव बच्चा करता है, जिस तरह का बिहेव इंसान करता है, वो उसी तरह की, उसी प्रकृति का बच्चा है, उसी तरह का, उसी प्रकृति का वो है व्यक्ति है। हम कैसे पता लगाएं? उसके बिहेव को देखकर, उसका बिहेव हम ऑब्जर्व करें कि कैसी कंडीशन में, जैसे होता भी है ना कि हम रिश्ते के लिए किसी को, पार्टनर को ढूंढते हैं, तो हम उसके मतलब जो वो रिकॉर्ड हमें बताता है, या फिर जो है वो पहले कॉल पर या फिर पहले मुलाकात में अपने बारे में बताता है, तो वो चीजें क्या होती है, बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर होती है, और हम उसके बेस पर नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ऐसा। हाँ, जब उसको साथ में हम टाइम स्पेंड करें, कहीं जाए, देखे, कुछ टाइम बात करें, तब हमें पता लगता है कि कौन सी सिचुएशन में ये किस तरह का रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये किस तरह का एक्शन लेता है, तो वो हम उसके बिहेव के आधार पर ही उसे जज करते हैं और समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है ना। तो किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए जो फिक्स यहाँ पर स्टडी मतलब साबित हुई, तो वो ही व्यक्ति का बिहेव ऑफ
ह्यूमन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, अब प्रेजेंट में जो मनोविज्ञान को कहा जाने लगा है वो कहा जाने लगा है स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का विज्ञान, ठीक। तो इसके समर्थक है, यानी जो व्यवहारवादी है वो है मैक्डूगल, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सब, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कंप्लीटली मनोविज्ञान के बारे में। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था मैकडूगल ने। अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। 1908 में इन्होंने अपनी ये बुक लिखी थी। ये भी क्योंकि व्यवहारवादी थे तो इन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और अपनी पुस्तक के बारे में इन्होंने जो है व्यवहार को समझाया था। व्यवहारवाद के एक्चुअल में जो जनक माने जाते हैं, देखो शब्द प्रयोग किया था किसने, मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं ना वो माने जाते हैं जेबी वाटसन, है ना। 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी थी, ठीक। मनोविज्ञान की सर्वाधिक जो वस्तुनिष्ठ जो शाखा है, यानी कि जिसमें ज्यादा तरीकों से हम किसी भी व्यक्ति को समझ सकते हैं, भाई वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, गुस्से की स्थिति में कैसा जो है रिएक्शन करता है, इस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करके बहुत तरीकों से मतलब उसको विश्लेषित कर सकते हैं। इस वजह से व्यवहारवाद को ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी माना गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, ये किसने लिखी है, पूछी जा चुकी है, विलियम जेम्स की है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी के मतलब जो 20वीं सदी रही है ना, 20वीं सदी को बालक की सदी कहा है, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। और अगर हम मनोविज्ञान के प्रथम विभाग के बारे में बात करें कि कहाँ पर खुला था ये, खासकर इंडिया में, तो वो खुला था कहाँ पर, कलकत्ता में 1916 में, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि भारत में जो इसकी एसोसिएशन बनाई गई, एसोसिएशन भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1924 में की गई थी। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी किसने, बीएफ स्किनर ने लिखी थी। और व्यवहारवाद पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन थे, जेबी वाटसन थे। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के जो लेखक है वो कौन है, वो है अब्राहम मैस्लो, इनको मानववादी कहा गया है, ठीक है, ये मानववादी है। और भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी, ठीक। ये आपके सीटेट में तो नहीं लेकिन अदर टेट में मतलब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब कुछ हम फेमस कथन को समझ लेते हैं, क्योंकि जो मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने अपने मतलब बच्चों को लेकर अपने कथन दिए हैं। तो कुछ फेमस कथन परीक्षा की दृष्टि से हम समझ लेते हैं, जैसे कि वाटसन ने बच्चों को ये कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उसे इंजीनियर भी बना सकता हूँ, मैं उसे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। ये जो कथन था वो किसका था, वाटसन का था। मैकडूगल ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने अपने को जो है अपने में आत्मा को खोजा, फिर मन को त्याग दिया, अब व्यवहार के ढंग को यह जो है अपनाए हुए हैं, जैसे कि सीक्वेंस में इसको मतलब मनोविज्ञान को नाम दिए गए, उस संदर्भ में इन्होंने अपनी जो है परिभाषा दी थी, ठीक है। अब जो प्रेजेंट में हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और अब प्रेजेंट में जो है हम इसे समझते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में, ठीक। तो ये हमने समझा आज साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को, हम क्यों इसको हम आत्मा का विज्ञान कहते थे, क्यों मन का विज्ञान कहते थे, क्यों चेतना का विज्ञान कहा, प्रेजेंट में हम व्यवहार का विज्ञान क्यों कहते हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसने की, अरिस्टो ने की, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट है, ठीक है ना। इस तरीके के सवालों का जवाब आपको जो है आज क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इसी सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम डिस्कस करेंगे। 15 डेज का आपका ये टारगेट है, उसके बाद से हम जो है क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो फटाफट से जो है इसी तरीके से जो है कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ में अब लेना चाहेंगे आपसे अलविदा। बाकी लोगों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।